नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखिए, किसी ने बिल्कुल सही कहा था। बर्ट्रांड रसल ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मूर्ख है उनमें आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि वो एकदम श्योर रहते हैं अपने बारे में, और जो बेचारे इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें हर समय डाउट रहता है कि वो कहीं गलत तो नहीं है। ऐसे ही आत्मविश्वास से भरे हुए कुछ वोक लिबरल्स की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो 4-5 नमूने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नमूने ऐसे ही नहीं बढ़े, बहुत कड़ी मेहनत करी इन्होंने एक पूरी डिग्री ली वोकिज्म में, लिबरलिज्म में, और एक तरह से रिएक्टिव कॉन्ट्रेरियनिज्म में। अब आप सोच रहे होंगे ये रिएक्टिव कॉन्ट्रेरियनिज्म क्या है। देखिए, कुछ लोग आप मिलते होंगे हमेशा समाज में जो हर बात उल्टी करेंगे इंटेलिजेंट दिखने के लिए। इनसिक्योर होंगे तो आपको एक अजीब सी बात पे चेक कर देंगे। जैसे आप कहेंगे कि इस समय 10:15 बज रहे हैं, वो कहेंगे ना 10:14 हो रहा है, आपको करेक्ट कर देंगे। ऐसे जो बुद्धिजीव होते हैं वो सिर्फ अलग दिखने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। उनसे आप कहेंगे कि अर्थ राउंड है, वो कहेंगे ना इक्वेटर के आसपास थोड़ा सा फ्लैट भी है। तो इनको क्रिटिकल थिंकर्स नहीं बोला जाता, इनको दरअसल अपनी इनसिक्योरिटी निकालने के लिए ये मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, और कई कई तो इनमें से बीमार भी होते हैं, उन्हें मदद की भी जरूरत होती है। बीमार से याद आया, ये कुछ चंद महिलाएं हैं जिन्होंने कमाल कर रखा है बीते हफ्ते। चलिए अब जरा एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली तो साहिबा बाली। देखिए, साहिबा बाली वैसे तो बड़े उससे कहती हैं मैं हूं कश्मीर से तो हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि कश्मीर जो नाम है वही ऋषि कश्यप से आता है। और साइरस ब्रोचा के साथ बैठकर एक शो पे इन्होंने भाई कर दिया मटिया मीट। भाई जितनी बुद्धि और जितनी मंशा, जितनी अंदर से नीति, उस हिसाब से ही बात करेंगी। सुनते जरा इन्होंने क्या कहा साहिबा बाली ने। सबसे पहले तो सुनिएगा। It's a very weird thing. My dad has the property, which I'm the only child, so should come to me. But because of the rule there, if I marry a non-Kashmiri, I cannot get the land. Really? Yeah. It's very sad. How do you get half the land? Nothing. It goes. It disappears. What if you marry and then divorce? Would that be, is that fine? You can't take it back then. I have to find a dude who has a Kashmiri domicile. 3 dumb people sitting in a room discussing about something जिनके बारे में इन्हें कोई क्लू ही नहीं है। यह आर्टिकल 370 के बाद की बात कर रहे हैं। साहिबा बाली का कहना है कि अगर मैंने एक कश्मीरी रेजिडेंट से शादी नहीं करी तो मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। इस मूर्ख को कोई बताओ कि यह 370 हटने से पहले की बात थी। इसने 370 पे अपनी टिप्पणी दे दी कि 370 बहुत गलत है, अब तो ये होगा। इसको ये नहीं पता, इस वोक लिबरल महादेवी को ये नहीं पता कि ये पहले होता था कि आपका डोमिसाइल जिसका हो उसी के साथ आपको शादी करनी होती थी, नहीं तो प्रॉपर्टी में दिक्कत थी। अब ये नियम हट गया है। 370 जिसको ये पानी पी पी के गाली देती है वो हट गया, और ये नियम भी बदल गया, क्योंकि एक बैटरी ऑफ पूरा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं वो पूरा चेंज हो गया इसके बाद। इसको ये भी नहीं पता साहिबा बाली को, जो कि कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताती है, जो कि कहती है कि 370 खराब है और फेमिनिज्म की बातें करती है। इसको नहीं पता कि 370 हटते ही कई लोगों को पहली बार एक्चुअली डोमिसाइल मिला एंड दे वर ट्रीटेड एज परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। टेल हर टू मीट राधिका गिल। कौन थी राधिका गिल? इसको पता होना चाहिए। विभिन्न क्रिकेटर्स और विभिन्न स्टार्स का जो ये इंटरव्यू करती है, इसको कभी जाके राधिका गिल से मिलना चाहिए। राधिका गिल वॉज अ नेशनल लेवल एथलीट जो कि सर्विसेज में वर्क करना चाहती थी, इन आर डिफेंस, इन आर अदर प्लेसेस। शी कुड नॉट वर्क क्योंकि उसके पास परमानेंट रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट नहीं था जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 और 35A के तहत यह नियम होता था कि वहां की असेंबली के पास ही हक है आपको यह देने का। 1957 में जब कई लोग पंजाब से, होशियारपुर से और इधर उधर से वहां लाए गए, तो वो एक केवल सर्टेन डोमिसाइल पे लाए गए कि वो केवल और केवल स्वीपर्स की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें ना तो कहीं पर डोमिसाइल दिया गया और किसी और वर्क के लिए सर्विसेज कमीशन के अंदर वो क्वालिफाई ही नहीं करे। तो आप चाहे पीएचडी हो, चाहे आप एक नेशनल लेवल एथलीट क्यों ना हो, आपको एक डोमिसाइल ही नहीं देंगे वो जिससे कि आप कुछ और काम कर सको। Radhika Gill challenged this. Unlike this woke liberal
cynic, I would say, crybaby, she challenged this in the court. और जब उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, ये बात आगे गई और आज गर्व से हम कह सकते हैं, ना जाने कितने होमोसेक्सुअल्स को, कितने गुरखास को, कितने ट्राइबल्स, दलित्स को पहली बार उनका हक मिला. साहिबा बाली, फॉर ऑल योर प्रोग्रेसिवनेस, तुम्हारी जितनी वोकिज्म है, प्रोग्रेसिव है, लिबरल है, ये होता है असली एम्पावरमेंट, जहां पहली बार कुछ लोगों को उनके हक मिले. और ये जितने होते हैं ना, ये वोक मंडली वाले, अक्सर कहते हैं अरे SC/ST राइट्स, उसको ये भी नहीं पता SC/ST एक्ट भी पहली बार जम्मू कश्मीर में आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 लागू हुआ. उनको भी पहली बार अपने हक मिले. दैट्स फॉर यू साहिबा वाली. लेट्स मूव ऑन. इसकी स्टुपिडिटी का भंडार इतना है कि अगर एक पे हम रुक गए तो पूरा दिन एक ही पे रुक जाएंगे. तो थोड़ी इसकी स्टुपिडिटी के भंडार को और हम जरा खोलते हैं. लेट्स हियर व्हाट शी हैज टू से अबाउट Kashmir Files. I just don't like it. It was such a propaganda movie. I'm going to get प्रोपेगेंडा मूवी है. खुद ये कश्मीर से आती है एंड शी हैज द गट्स टू से कि ये प्रोपेगेंडा है. कश्मीर में 7 जेनोसाइड्स हुए हैं अगर मैं बात करूं, एंड द लास्ट वन हैपेंड इन 1990. इस मूर्ख को ये नहीं पता कि करीब 3.5 लाख से 4 लाख ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड बाहर निकले और ओवरऑल 5 से 7 लाख का फिगर आता है, जहां मस्जिदों से रालिफ गालिफ सालिफ की चैंट्स लगती थी कि या तो डाई करो या भाग जाओ या कन्वर्ट करो. और ये कह रही है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है. इसको क्या टीकालाल टपलू जी के बारे में पता है, जिनको मार दिया गया था? गिरिजा टिक्कू, जिनको 100 कर दिया गया था. शी वाज सॉड बाय अ स्विंग मशीन इनटू 2. दैट इज what happened in Kashmir at that point of time. छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था. ना जाने कितने रिलीफ कैंप्स में धक्के खाते रहे, रिलीफ कैंप्स में उन्होंने दम तोड़ दिया. और इसके अंदर ये हिम्मत है कहने की कि इट वाज जस्ट अ प्रोपेगेंडा, इट्स जस्ट अ रबिश फिल्म. योर थिंकिंग इज रबिश साहिबा. यू आर डम. आइदर यू आर डम और यू हैव एन एजेंडा. सिर्फ इन दोनों में से एक चीज है जो होती है इसमें. दैट इज साहिबा बाली फॉर यू इन अ हिजाब. एंड ये बहुत अच्छे शब्द लिखती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में. इसको बहुत फैसिनेशन है इस्लामिक कल्चर से. लेट्स रीड व्हाट शी इज रिटन. शी इज रिटन कि मैं जब से बचपन से मैं अक्सर जाती रहती हूँ अपने घर में इन कश्मीर. I'd cover my head looking at everyone at the Baramulla Srinagar. At the same time, I don't belong to an Islamic background, but फिर भी मेरे अंदर ये भावना आ जाती है. And then she writes कि diversity is such a beautiful thing. Of course it's such a beautiful thing. और ये जो इस्लामिक सोच है, ये कितनी डाइवर्सिटी है इसमें. जरा देखते हैं कितनी खूबसूरत डाइवर्सिटी है. ये देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, सब कितने अलग अलग दिख रहे हैं, है ना. इस पे एक बहुत अच्छा एक जोक था जब किसी ने इनकी फोटो खींची कि ये पहचानेंगे कैसे बाद में जाकर कौन क्या है इसमें. इतनी कमाल की डाइवर्सिटी पसंद है साहिबा को. Sahiba is a television presenter, by the way. She travels the world. She works in media. अगर इस कल्चर जिससे ये फैसिनेटेड है उसकी बात करें तो साहिबा cannot actually show her face on camera. साहिबा should not work with men. आदमियों के साथ बात काम करना और ये सब तो बिल्कुल हराम है भाई. इस्लाम की खूबसूरती में तो यही आलम है कि आपके लिए ये एकदम पूरी तरह हराम है. प्लस साहिबा जो है वो अगर मैं बात करूं तो एट अ मेंस प्लेस इन मीडिया पुटिंग द मेकअप ऑन, एक एक चीज हराम है ये. तो साहिबा अगर ये कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहती है, शी इज फ्री टू डू दैट भाई. ये कल्चर ऐसा है. साथ में वैसे इस कल्चर में एक और चीज है कि 2 फीमेल की विटनेसेस को एक मेल विटनेस के बराबर माना जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऑफिशियल एक फतवा भी कहें हम, एक और मानना भी है और इनकी मान्यता भी है कि भाई एक आदमी की अक्ल 2 महिलाओं के बराबर होती है. तो महिलाएं कम अक्लमंद होती हैं. इफ साहिबा इज ओके विद दैट तो बहुत ही शानदार कल्चर है भाई. इस कल्चर को तो मैं तो कहता हूँ तुरंत इसको एम्ब्रेस करना चाहिए इस कल्चर को. आसपास कई मौलवी हैं, कई लोग हैं. शी कैन डेफिनेटली गो एंड एम्ब्रेस दिस कल्चर. बहुत ही खूबसूरत गंगा जमुनी तहजीब से भरा हुआ ये कल्चर है. इसको बिल्कुल अपनाना चाहिए. इसको आगे चलते हैं. साहिबा के बारे में बात तो हमने करी. बाय द वे इन पे इम्पैक्ट एक बहुत कमाल का हुआ जब ये पाकिस्तान गई 2005 में. जरा सुनते हैं क्या बोला इन्होंने. eye-opening trip was to Pakistan. This was in 2005. I was a teenager back then, and we had gone for someone's wedding. So we had done Lahore and Karachi. My perception of Pakistan as a child was what I had seen on mass media, what I had seen in films, what I had seen during cricket matches.
when I went there, my perception completely changed. They are so loving. Oh. They were so happy to know that we are from Hindustan. They're so loving. देखिए सीरीज ऑफ स्टुपिडिटीज ऑफ दिस वुमन सबसे पहले कहती है पूरा परसेप्शन बदल गया वहाँ, पहले तो नेगेटिव होता था। ये कब गई है? 2005 में गई है। 2004 में 2 फिल्में आई थी भारत में। तो परसेप्शन की अगर हम बात करें, एक थी वीर ज़ारा जिसमें बोला जा रहा था जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरीज चल रही थी। और दूसरी फिल्म आई थी 2004 में मैं हूं ना, जिसमें दिखाया गया था पाकिस्तान तो अमन चाहता है, कमबख्त ये हिंदुस्तान के जो फौजी हैं ये नहीं बाज आ रहे, ये बीच में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और एक हिंदुस्तानी फौजी को दिखाया गया था कि वो है असली आतंकी। तो ये तो परसेप्शन चल रहा था, कह रही इससे बहुत डिफरेंट थे, इससे तो बहुत डिफरेंट थे, ये बात माननी पड़ेगी भाई, क्योंकि पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट स्टेट रहा है भाई। वो तो अगर इससे डिफरेंट है वीर ज़ारा और मैहूना जो उस समय देश में चल रहा था और अमन की आशा की जो घुट्टी पिलाई जा रही थी, उससे तो बहुत अलग है पाकिस्तान। तो इतनी सी बात तो इसकी ठीक है, पर ये मूर्ख ये कहना नहीं चाह रही है, ये मूर्ख ये बोलना चाह रही है कि पाकिस्तान तो और अच्छा था भाई, उन्होंने जिस तरह से हमारी मेहमान नवाजी करी। देखिए ये जो पाकिस्तान का एक नशा चढ़ा हुआ है ना ये बॉलीवुडियाज को, ये अनबिलीवेबल है। सिर्फ एक नहीं है ये, हमने शाहरुख खान को कई बार सुना है कि मेरी अम्मी जो है वो इंडिया से है, मेरे अब्बा पाकिस्तान से है, दोनों में जो जीत जाता है मुझे लगता है कभी मेरी अम्मी जीत गई कभी मेरे अब्बा जीत गए, पाकिस्तान को अब्बा बना के बैठा हुआ है वो। एक है सोनम कपूर, जब वोक महिलाओं की हम बात ही कर रहे हैं तो जरा सुनिए जरा इसका क्या कहना है। My lineage is actually from Peshawar and from Karachi. I'm only a second generation Indian. My lineage is from Peshawar, from Pakistan. I'm only a second generation Indian. She doesn't even think she's an Indian. This dumb woman doesn't know कि तब पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सोच सकते हो आप, बट डेस्परेट है ये कि इंडियन हटो यार, इंडियन इज सो अनकूल, इट इज सो एलएस। पाकिस्तान से जुड़ना है हमें, इस्लामिक करना है, कुछ बढ़िया बुर्का उर्का पहनना है हमें। ये है ये मूर्ख वोक महिलाएं। इनको देख के ये समझ में आता है एक दो चीजें होती है, एक तो थैंक गॉड हम ऐसे नहीं हैं, और दूसरा कभी ऐसा मत बन जाना गलती से भी। सुनिए आगे। So we were all Indians at one point, but my forefathers are from there. I'm Peshawari and a Sindhi. Sindh doesn't exist in India anymore. आई एम अ पेशावरी एंड सिंधी, इसलिए मैं टोटली वहां की हूं। मेरा तो कहना इसको तुरंत भेजो भाई, इसको किस लिए रखा हुआ है। पर देखो सोनम कपूर ऐसी क्यों है, जो फल होता है ना वो वृक्ष से ज्यादा दूर नहीं जाके गिरता है। सोनम कपूर का बाप की बात सुनते जरा, वो बाप भी पागल हुआ है पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तानी बनना चाह रहा है। कैसे हैं आप? बस कहाँ ठीक रहते है हैं सर, आप? हूँ मैं पेशावर से। पेशावर में? अच्छा, मैं भी पेशावर का ही हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी दादा पेशावर से हैं। ज़बरदस्त। या लाहौटी गली। लाहौटी गली। लाहौटी गली है। अच्छा अच्छा, वो 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं करीमपुरे से हूँ। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो आए कभी पेशावर? हाँ नहीं, मैं तो तरस रहा हूँ वहाँ। ज़बरदस्त। मैं तो तरस रहा हूँ वहां जाने के लिए। इनको तरसने की जरूरत क्या है? मैं तो भारत सरकार से कहता हूँ इन मूर्खों को भैया तुरंत भेजो वहां पर। किस लिए तरस रहे हैं? इनकी अरमान पूरी करो, इसमें बिल्कुल इनको तरसने मत दो आप। अच्छा, और इस साहिबा का पागलपन आप देखो जरा। ईरान के लिए चेयर करना, मैं नहीं कहता कौन सही है क्या गलत है इसमें, बट ईरान के लिए चेयर कर रही है ये, एंड साथ में फेमिनिज्म की फ्लैग बेरर है। अरे ईरान में जो जो हुआ है महिलाओं के साथ, रेप्ड इन प्रिजन, आई मीन शर्मनाक चीजें हुई हैं। कितनी मॉडल्स और किनको मार दिया गया कि उन्होंने हेडस्कार्फ नहीं पहना। इंस्टेड की साहिबा उन महिलाओं के साथ वॉइस उठाए, शी इज सेइंग ना ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता यूएस के साथ खड़े हो, इजराइल हो, तुम्हें जो मर्जी हो खड़े हो, बट ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं। शी इज द फर्स्ट टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद ईरान, विद हमास। और 7 अक्टूबर के दिन जहां पे महिलाओं के साथ क्या क्या बर्बरता हुई, क्या क्या शोषण हुआ, 1200 मार दिए गए, 250 महिलाएं और बच्चे और ना जाने कितने हॉस्टेज बना दिए गए, महिलाओं को बच्चों को माइक्रोवेव कर दिया गया, उसके लिए चुप है ये। बिल्कुल बिल्कुल शांति है वहां पर। इनफैक्ट जो इनकी एक और वोक दीदी है स्वरा भास्कर, वो तो कहती है याया सिनवार, जब मरा याया सिनवार हमास का कमांडर, ओ व्हाट अ मैन, इसे कहते हैं डिफायंस। बैठे हुए याया सिनवार ने अपने लोगों में बच्चों को माइक्रोवेव किया हुआ है। ये है याया सिनवार जिसकी ये तारीफ कर रही है स्वरा भास्कर। पर देखिए मूर्खता जो है ना इज वेरी कंटेजियस। मैं तो हमेशा से कहता हूं इवन एट द पीक ऑफ सम कंटेजियस डिजीज मूर्खता को कोई नहीं टच कर सकता, एंड दैट इज व्हाई यू विल ऑलवेज सी देम हैंगिंग अराउंड टुगेदर।
Which brings us to the next woman in this, and that happens to be this Shark Tank lady, नमिता. अब जरा देखिए नमिता ने क्या बोला, मतलब मैं तो देख के दंग हूं कि ऐसी भी सोच हो सकती है. तो हाल ही में जब ईद थी तो इनकी कुछ टिप्पणी आई, इनका भी कोई तिलस्मी ज्ञान आया नमिता का. सुनते हैं जरा हम लोग, फिर टिप्पणी करते हैं. ने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज, एंड इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल. 5 वक्त पढ़िए आप, मैं तो आपसे साफ कहता हूं, कबूल करिए 5 वक्त पढ़िए. हेल्थ बेनिफिट्स तो कमाल के हैं नमाज के. और आजकल एक महिला हैं जो काफ़ी नमाज वगैरह उन्होंने शायद पढ़ी. देखिए उनके हेल्थ बेनिफिट्स कितने कमाल के हैं, ये देख सकते हैं आप, कितने शानदार हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके. यही होता है, ये क्या इन्होंने खाया ऐसा जो ऐसा हुआ. मेरे ख्याल से हलाल खाने से कुछ ऐसे ही होता होगा कि देन एंड नाउ हम देख सकते हैं. तो बिल्कुल हेल्थ बेनिफिट्स तो 100% है. ये देखिए मौलवी जी के पास गए, हालांकि मौलवी जी के पास ऐसे खड़ा होना सही नहीं है, फोटो लेना भी सही नहीं है. मैं बहुत विरोध करता हूँ इस चीज़ का. दैट शुड नॉट बी अलाउड. भाई इस्लाम का पालन ढंग से किया जाए. तो ये मौलवी साहब के पास भी गई ऐसे. स्वरा भास्कर किसी ज़माने में एक्ट्रेस होती थी, अब ये हैं. तो हेल्थ बेनिफिट्स तो 100% है, मैं कभी इसको डिनाई ही नहीं कर सकता कि हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है. आगे सुनते हैं ज़रा. फिर तो ये वेलनेस स्पेशलिस्ट ही बन गई पूरी. हेल्थ बेनिफिट्स जब नमाज के शुरू किए इन्होंने तो. Number 1, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. ये तो मौलवी मौलाना भी सोच रहे होंगे, इतना तो हमने कभी सोचा ही नहीं यार. इतना कुछ कर देते हैं हम तो ऐसे ही कर देते हैं जो करना होता है. इसने इसमें सर्कुलेशन भी ढूंढ ली, कोलेस्ट्रॉल भी ढूंढ लेगी, हार्मोनल बैलेंस क्या होता है इसने सब ढूंढ डाला इसके अंदर. ये होती है टिपिकल धिम्मी सोच, जो होती है ना जिजिया देने वाली सोच, जो है वो इसी महिला की है. इसका मानना है कि इससे बढ़िया तो चीज़ ही नहीं. प्लस मेंटल एज वेल एज मैं दुनिया से दूर चली जाती हूँ उस समय, रूह में एक सुकून आ जाता है मेरे. बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है. ये होते हैं वोक्स जो हमारे बीच घूम रहे हैं दुर्भाग्यवश. अलग बोलना है ना कुछ. भाई अगर एक नॉर्मल व्यक्ति होता, वो कहता सूर्य नमस्कार से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आसन होते हैं उसमें पूरा झुकते हैं, पूरी वो होती है. सूर्य नमस्कार इज फॉर किड्स, नमाज इज फॉर लेजेंड्स. ये है सोच इसकी. आगे सुनते हैं इसकी बातें. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक रीसेट मिलता है, अ ब्रेक फ्रॉम केओस. एंड अनदर थिंग, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग, एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग. वैसे तो हर रिलीजन में प्रेयर की एक खासियत. क्या कमाल की बात इसने बोल डाली. इसने कहा कम्युनिटी फीलिंग. इस मूर्ख को ये नहीं पता कि एक महिला जो है उस मस्जिद में जा ही नहीं सकती जहां पुरुष हो. पुरुषों का अलग स्पेस होना चाहिए, महिलाओं का अलग होना चाहिए. कितनी कमाल की कम्युनिटी है जिसमें आधी पॉपुलेशन तो सेग्रीगेटेड रहेगी ही रहेगी. फिर भी इस वोक महिला को उसके अंदर समन्वय नजर आ रहा है. ठीक है ना. मंदिर में नहीं दिखेगा समन्वय. भाई मंदिर में कौन जाएगा भाई. यहाँ पे है नमाज पढ़ो जहाँ अलग स्पेसेस हों, फिर भी हमें कम्युनिटी फीलिंग आ रही है. और एंड में देखो जरा, ये जो टिपिकल होता है ना वोक लोग, एंड में इसको जस्टिफाई कर रही है कुछ अपनापन, फेमिलियरिटी दिखाने के लिए. सुनिए आगे की. प्रेयर की एक खासियत होती है, पर अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी मानना चाहिए कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं. इसमें इसने एक जगह वज्र आसन की भी बात करी है. जब इसके कुछ नहीं समझ में आया, इसने योगा के ही भाई ले दे करके अंत में तो आना ही होता है, धर्म तो एक ही है, तो इसने कहा वज्र आसन जैसा भी है इसके अंदर. तो मेरी इनसे ये एक विनम्र निवेदन है कि वज्र आसन आप छोड़िए, आप शव आसन में लेट के जरा आराम से ध्यान करिए कि आपने क्या बोला. और अगर आपको शर्म आए तनिक भर, वैसे शर्म आती नहीं है वोक्स को, अगर तनिक भर शर्म आए तो यू कैन ऑलवेज कोर्स करेक्ट. आज साहिबा वाली ने कोर्स करेक्ट करने की कोशिश करी. ठीक है, उन्होंने एक पोस्ट भी डाला, बट द डैमेज हैज बीन डन. समबडी हु डिनाइज the genocide of Hindus in Kashmir should be ashamed of themselves. Not just that, she also happens to have Sikh roots. The way Sikhs were massacred there by the Islamic militants, she should be ashamed of herself. और इस पे बहुत सही टिप्पणी आज आदित्य राज कौल की आई. जरा देखिए उन्होंने क्या कहा. Exactly what he said. As a Kashmiri Sikh,
She should be ashamed of her statement and apologize, not go into circles. देखिए, these wokes, they go into circles always. पहलगाम में जब हमला हुआ और पैंट उतार करके देखा गया और उसके ऊपर रिलीजन के ऊपर हमला हुआ देख करके कि किस रिलीजन के हो, तब भी ये साहिबा बाली जो बता रही थी, इसका जरा पोस्ट देख सकते हैं इस समय, इधर उधर की बातें कर रही थी. एज कश्मीरी वी आर हीलिंग. शी डिड नॉट एड्रेस द इशू. अनलाइक द पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज जो सब के सब एक खड़े हो गए थे, जबकि भारत से पैसे भी कमा रहे थे वो. ये है फर्क हमारे दोनों देशों में. हमारे यहाँ स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे गाजा के साथ, जो खड़े हो जाएंगे पैलेस्टीन के साथ, अपने देश वालों के साथ नहीं खड़े होंगे. अंड संड बातें करेंगे और कॉन्फिडेंस कमाल का होगा उनका. और इसी तरह कॉन्फिडेंस में है स्वरा भास्कर. उनका ये जेम कैसे भूला जा सकता है भाई, जब उन्होंने सीए एनआरसी पे ज्ञान दिया हम लोग को. सुनिएगा जरा ये. एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट बोले जा रही है ये एनआरसी में इतने डरावने प्रावधान हैं. अरे भाई, एनआरसी आया नहीं और प्रावधान इसको डरावने दिख गए. रुबिका लियाकत ने पूछ लिया ड्राफ्ट कहाँ है. चुप, सिट्टी बिट्टी गुल. बता दीजिए ना, कागजात नहीं है, ड्राफ्ट कहाँ है एनआरसी का? कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे अरे कुछ नहीं है. आप बता रही सरकार से पूछिए. इल्जाम तुमने लगाया, बात तुमने करी, जहां फंस गए और जहां मेल्टडाउन के कगार पे आए, सब कुछ एक्सेप्ट नथिंग, डिनाई एवरीथिंग, सब कुछ से मुकर जाओ. टिपिकल वोक मेंटालिटी. और फिर अगर कुछ ना समझ में आए विक्टिम प्ले कर दोगे. आप मुझे हैरेस कर रहे हो, आप तो मेरे को दबा रहे हो, आप तो मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो भाई. इसके बाद स्वरा भास्कर ने फोन लगाया होगा फरहान अख्तर को. वो भी एक डम्बो है, एक वोक मेल डम्बो है वो. फरहान अख्तर सीए के टाइम पे, मैं वो भूलता नहीं, वो दिन पहुंचा शाहीन बाग वगैरह पे, उससे लोगों ने पूछा सर क्या हो रहा है? अरे बहुत खराब है, फैशिस्ट है, फैशिस्ट है. उसने कहा नहीं, वो फैशिस्ट शब्द तो सुना है, वो खराब क्या है, हो क्या रहा है? दलितों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ओबीसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है. अरे गधे, इसमें दलित और ओबीसी कहां से आ गए? ये बात चल रही थी सिटीजनशिप देने की 6 रिलीजन्स को, हिंदू, मुस्लिम, सिख और इन पारसियों को जो बाहर हों पाकिस्तान, बांग्लादेश से, जो कि यहां पर हैं ऑलरेडी 2014 की कट ऑफ डेट से पहले. इसमें कहां से ओबीसी दलित आ गए? सिटीजनशिप छिन जाएगी, एनआरसी कहां आया? पर मूर्खों को कौन समझाए? इसी फहरिस्त में एक और दिया है जिसको हम कहते हैं दिया मिर्जा. सुनिए जरा, उन्होंने किस जलवे से और कॉन्फिडेंस से बड़ा बुद्धिजीवी भी शर्मा जाए इस कॉन्फिडेंस पे जो इन्होंने कुछ ज्ञान दिया है. मैं जरा सुनिएगा. The uniform civil code that I am hesitant about is the electoral process. Explain. I feel like, if you have one election at one time, I'm not sure whether it could be a genuine facilitator to keep our democratic process. और वो भी दूसरी वाली भी हाँ में हाँ मिला रही है. आपने सुना इसने क्या कहा? आपको अपने हो सकता है कानों पे विश्वास ना हो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ. इसने बोला कि यूसीसी, जिसका अर्थ होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि जो सिविल कोड होता है सारे एक का कानून एक जैसा होना चाहिए. कह रही है मुझे इससे दिक्कत यह है कि चुनाव बस एक ही हुआ करेगा, एक चुनाव हुआ करेगा, तो मैं श्योर नहीं हूं कि ये देश के लिए अच्छी है. ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कि अभी तक आया नहीं है, उससे कंफ्यूज होकर के यूसीसी पे बात कर रही है. ऐसे ही एक मूर्ख है महुआ मोइत्रा, वो ओजी है ऑफ द वोक फीमेल ब्रिगेड, जो कहती है कि अब यूसीसी आ जाएगा तो हम मच्छी नहीं खा पाएंगे, अब यूसीसी आ जाएगा तो हम सब ढोकला खाएंगे. कीर्ति आजाद बोलता है. इनसे पूछो मूर्खों से, क्या बाकी राज्यों में लोग मच्छी नहीं खा रहे, लोग चिकन नहीं खा रहे, लोग खा नहीं रहे हैं जो उनको खाना है? यूसीसी का क्या लेना देना इस चीज से? पर यह तो एक कमाल है, इसने तो चुनाव ही से जोड़ दिया उसको कि अब एक ही चुनाव हुआ करेगा. यूसीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, शाहबानो के टाइम पे कहा था. शाहबानो के बारे में इसको कुछ नहीं पता होगा दिया मिर्जा को. यमी गौतम ने तो बहुत अच्छी फिल्म करी हक, इसको देखनी चाहिए हक, अगर ये पढ़ने लिखने में कमजोर है पिक्चर देखने की कोशिश करे, जिसमें एक महिला को बाहर निकाल दिया गया था तलाक 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 करके, उसको कुछ दिया नहीं गया था और वो 62 साल की उम्र में थी बाहर सड़क पर. जब वो गई कोर्ट में, कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया. इन मौलानाओं के कंट्रोल में आकर के राजीव गांधी ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा दिया.
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबके पर्सनल लॉज एक जैसे होने चाहिए। पर्सनल लॉज में कल्चर नहीं आता है, डाइटरी हैबिट्स नहीं आती, बट सिविल कोड एक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तबके को 4 शादी अलाउड है, एक तबके को तलाक 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 अलाउड है। ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट ये तो बहुत हमने बड़ी बात कर दी दिया मैडम के लिए, वो इतनी अकल थोड़ी लगाएंगी, पर बोलेंगी फराटेदार तरीके से। भाई यही तो प्रिविलेज है, यही तो वोक और लिबरल प्रिविलेज है जो आपको और मुझे नहीं है पर इनको है। आता जाता नहीं हो तो क्या हुआ, हम बोलेंगे। अकल नहीं है तो क्या हुआ, अकलमंदी भरी बात करेंगे। इनको आप हवाई जहाज ले जाओ, ये पायलट से कह सकते हैं हटो जरा हमें समझा दो, हम उड़ा लेंगे। कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं होती इनमें, अकल की पूरी कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कभी कोई कमी नहीं होती। और यही है हमारे वोक नगीने जो आज मैं चाहता था आप सबके साथ में साझा करूं। इनमें से सबसे बड़ा नगीना, सबसे बड़ा जेम आपके हिसाब से कौन है, जरा कमेंट्स में हमें बताइए। ऐसे वोक्स से बच के रहिए, सेहत के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि हमें पता हो कि हम में से किसी को और हमारे परिवारजन में से किसी को ऐसा नहीं होना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को प्लीज शेयर करिए। बड़ी मेहनत से वीडियोस बनते हैं, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आपके साथ की हमें जरूरत है। थैंक यू सो मच।